नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। दो तीन मुद्दे हैं, आज उन पर बात करेंगे। एक तो जरा ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जगदीप धनखड़ साहब मौन क्यों हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि तमाम तरह की चर्चाएं अब उनको लेकर के मीडिया में, सोशल मीडिया में और राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वो तो मोदी सरकार को गिराने पर आमादा थे। क्या कोई इतना नाराज हो सकता है कि जिस सरकार ने उन्हें राज्यपाल बनाया हो, उपराष्ट्रपति का बेहद सम्मानित और संवैधानिक पद दिया हो, उसी सरकार को गिराने पर आमादा हो जाएं? तमाम तरह की खबरें जो आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। दूसरे, हम इस पर चर्चा करेंगे कि डिंपल यादव अखिलेश यादव के साथ मस्जिद में क्यों गई, और मस्जिद में गई तो एक डेकोरम होता है, वो डेकोरम उन्होंने पूरा क्यों नहीं किया। उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके सिर पर पल्लू भी नहीं था, कोई कपड़ा भी नहीं था, जबकि इकरा हसन अपना सिर ढक करके वहां पर पहुंची हुई थी। अब इसको लेकर के तमाम तरह की क्रिया प्रतिक्रिया हो रही हैं, फतवे तक जारी किए जा रहे हैं। इससे कैसे निपटेंगे? और दूसरे, ये चिराग पासवान को क्या हुआ है? चिराग पासवान जिस तरह के बयान दे रहे हैं नीतीश सरकार को लेकर के, बिहार की कानून और व्यवस्था को लेकर के जंगल राज की बातें कर रहे हैं, तो वो किसका भला कर रहे हैं और किसका खेल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट। तो उनसे जुड़ लेते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो साहब, आपकी समझ में क्या आ रहा है? धनखड़ साहब चुप क्यों हैं? बोलने को कुछ बचा नहीं है, या उन्होंने मुंह खोला तो ऐसी और बहुत सारी बातें बाहर निकलने की उनको आशंका है, जिनके बारे में जाहिर है सरकार के पास तो तमाम सूचनाएं आ ही जाती हैं, उसके पास खुफिया एजेंसियां भी हैं। और जिन जिन के सामने धनखड़ साहब ने मोदी सरकार के बारे में अच्छी बुरी बातें कह रखी हैं, एक नया तथ्य ये भी आया है कि उन्होंने चंद्रबाबू नायडू से भी कहा था कि समर्थन वापस क्यों नहीं ले लेते। तो ये तो बहुत विस्फोटक खबरें आ रही हैं। इसका मतलब वो मोदी सरकार को चलते करना चाहते थे। धनखड़ साहब के बारे में जो कुछ भी मैं जानता हूँ, और जितना मैंने अब तक सुना देखा है, और जो उनका राजनीतिक इतिहास है, तो धनखड़ साहब जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पिछले 35 सालों से हैं। 89 में पहली बार एमपी बने थे, मिनिस्टर रहे थे केंद्र में वीपी सिंह की सरकार में। लेकिन धनखड़ साहब का जो वैल्यू सिस्टम है, वो जिससे गवर्न होते हैं, वो केवल ये है कि भैया बस इलेक्शन जीत लो, यहाँ पे ये जात जोड़ लो, वहां वहां ये जात जोड़ लो, और वहां वो ये जात जोड़ लो। कोई लॉन्ग टर्म उनके पास जो है कोई आइडियोलॉजिकल आधार कभी रहा नहीं है। और 7 साल से अधिक वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ रहे। और प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो जो मूल राजनीतिक चरित्र है, जो जो मोदी जी की जो शक्ति है, वो है संयम। वो खाली इसको नहीं समझ पाए। आप अगर मोदी जी के गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद से लेकर अब तक का इतिहास देखिए, तो हजारों मामले ऐसे हुए होंगे जब कांग्रेस ने, अपोजिशन ने नरेंद्र मोदी को प्रोवोक किया, भड़काया, या या अगर क्रिकेट की भाषा में कहें तो शॉर्ट पिच बॉल फेंकी और कहा कि ये क्रीज के बाहर आएंगे, छक्का मारेंगे, और इनका विकेट कीपर इनके स्टंप उड़ा देगा। तो ये सारी बातें लगातार हो रही हैं। आप केवल राहुल गांधी ने जो गालियां लगातार दी हैं, कभी रफाल के ऊपर चौकीदार चोर है, तो कभी जो है अभी हाल में कहा कि ये नरेंद्र सरेंडर है। लेकिन नरेंद्र मोदी का जो स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट है, इससे तो डोनाल्ड ट्रंप भी परेशान है। डोनाल्ड ट्रंप 34 बार कह चुका है कि मैंने सीज फायर कराया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज तक इसका रिस्पॉन्स नहीं किया। और ट्रंप दिन भर बोलता है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है। कभी बोलता है कि आप अगर रशिया से ऑयल इंपोर्ट करोगे तो हम आपके ऊपर 50 दिन बाद जो है 500% टैरिफ लगा देंगे। पीएम कुछ नहीं बोले, भारत सरकार में कोई कुछ नहीं बोला।
और पीएम ने जा करके ब्रिटेन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया। अब अमेरिका में इसको जो है बहुत बड़े अपने लिए ये माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर ने न केवल यूएस को स्नब किया है बल्कि ह्यूमिलेट किया है, कि साहब आपको हमारी चिंता नहीं है और आपने छोटे से देश ब्रिटेन से आपने डील कर ली, लेकिन हम आपसे जो है 6 महीने से कह रहे हैं, आपने हमारी बात नहीं सुनी। तो ये केवल ये सरकार के संयम का नतीजा है। मालदीव में चाइना घुस आया और जो वहां के जो वर्तमान राष्ट्रपति मुजीजू, उनका जो इलेक्शन कैंपेन का नारा था इंडिया आउट, प्राइम मिनिस्टर कुछ चुपचाप दिल्ली से निकले, लक्षद्वीप गए 6 महीना पहले और समुद्र किनारे जाके एक कुर्सी डाल के बैठ गए। मालदीव में भूचाल आ गया और वहां की पर्यटन मंत्री ने अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया पीएम मोदी के खिलाफ। अंततः उसी शाम को उसको मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया और पूरे सोशल मीडिया पे कैंपेन चल गई, बायकॉट मालदीव, और लोग उल्लख दी जाने लगे। अब 4 दिन में जो है मालदीव घुटनों पे आ गया, प्राइम मिनिस्टर ने एक शब्द नहीं बोला। तो ये सब दिखाता है कि प्राइम मिनिस्टर किसी भी विषय पर बहुत ज्यादा चिंतन मनन करते हैं, ठंडे दिमाग से फैसला करते हैं, और वो किसी दादा की तरीके से फैसला नहीं करते ही समथिंग वेरी बिग, ही समथिंग वेरी ग्रेट, एंड ही इज द बॉस। और जैसा शायर ने कहा है ना कि एक तू ही नहीं दिलरुबा महफिल में, और भी जानशी हैं दिल लगाने के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर ये नहीं मानते कि वो एक ही केवल वही एक दिलरुबा हैं। बहुत से लोग हैं, इतना बड़ा देश है, 140 140 करोड़ से ऊपर की आबादी है, लोकसभा में 550 एमपी हैं, 250 एमपी राज्यसभा में हैं, इतनी सारी पार्टियां हैं। तो उनका सदैव से ये प्रयास रहा है कि सबको साथ लेके चलो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के प्रयास को तमाम लोगों ने धोखा दिया, और उसमें चाहे हरियाणा के वीरेंद्र सिंह हो, चाहे उसमें सतपाल मलिक हो, चाहे वो पहले चौधरी अजीत सिंह रहे हों, या इस समय आपके धनखड़ साहब रहे हों। तो राजनीति जो है वो केवल उठापटक, जोड़ तोड़, समर्थन देना, समर्थन वापस लेना और साजिश करना, इसका खेल नहीं है। और अगर आप 1989 से आप अगर 1979 से इतिहास लें, जनता पार्टी की सरकार अपने विरोधाभासों के चलते टूटी, और कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह को बाहर से समर्थन लेकर के प्राइम मिनिस्टर बनाया, और वो एक दिन भी सभा का सामना नहीं कर पाए, अंततः उनको इस्तीफा देना पड़ा। वो 6 महीने केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर रहे। यही खेल दोबारा कांग्रेस ने फिर दोहराया 1990 में, जब वीपी सिंह का इस्तीफा हुआ, विश्राम प्रताप सिंह का इस्तीफा हुआ, तब उन्होंने चंद्रशेखर को पीएम बनाया। और हरियाणा पुलिस का एक कांस्टेबल राजीव गांधी के बंगले की निगरानी कर रहा था, खुफिया कोई उसके ऊपर वो उनकी जासूसी कर रहा था, ऐसे फर्जी आरोप लगाकर उन्होंने चंद्रशेखर की सरकार को गिरवा दिया। चंद्रशेखर जी भी 6 महीने केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर रहे, इस्तीफा हो गया और सरकार चली गई। और उसके बाद इसी तरीके से कांग्रेस ने देवगौड़ा की सरकार को गिरवाया, इसी तरीके से कांग्रेस ने गुजराल की सरकार को गिरवाया, और अटल जी के बारे में भी उन्होंने एक बार सरकार को गिरवाया, और अटल जी की सरकार को केवल एक मत के से वो विश्वास प्रस्ताव हार गए थे। आपको याद होगा उड़ीसा के मुख्यमंत्री गिरिधर गोमांगो, जो उस समय उन्होंने पार्लियामेंट से इस्तीफा नहीं दिया था और उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने सरकार के खिलाफ वोट दिया था। तो कांग्रेस का ये इतिहास रहा है। और एक बहुत बड़ी पत्रकार रही नीरजा चौधरी, उनकी एक किताब है हाउ द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। उन्होंने पिछले 50 साल की राजनीति का पूरा इतिहास लिखा है, और उसमें उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है वो कितना मजबूत है। और जो जो यूपी के गवर्नर रहे टीवी राजेश्वर, और वो उसके पहले डायरेक्टर थे इंटेलिजेंस ब्यूरो के, कैसे उन्होंने जनता पार्टी की सरकार को गिराने की साजिश की, कैसे क्या क्या उन्होंने किया। तो ये इतिहास रहा है कांग्रेस का, और जनता दल का, जनता पार्टी का, और तमाम छोटी छोटी पार्टियों का। तो धनखड़ साहब इसी राजनीतिक इकोसिस्टम की उपज हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठित एक हायरार्की के आधारित पे जो जो एक सिस्टम है, तो जहां जिला स्तर से लेके राष्ट्रीय स्तर तक अ, अ, जो पूरा नेतृत्व है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी तय है, और कोई भी व्यक्ति बादशाह नहीं है, और कोई भी निर्णय जो होता है वो बहुत व्यापक विचार विमर्श के बाद होता है, कंसल्टेशन के बाद होता है। हालांकि जो वामपंथी मीडिया है
वो प्रचार यही करता है कि नरेंद्र मोदी जो है तानाशाह हैं, पार्टी में उन्हीं की चलती, ऐसा नहीं है। और अभी ये बात पिछले लोकसभा सेशन में आई थी, जब अखिलेश यादव ने लोकसभा में कहा कि साहब ये बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, ये अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। तो अमित शाह ने कहा कि मैं ये गारंटी दे सकता हूँ, अगले 25 साल आप ही अपनी पार्टी के अध्यक्ष रहोगे, लेकिन मुझे 12 लोगों से बात करनी है। तो फिर अखिलेश चुप हो गए, बोले नहीं। तो ये सिस्टम है बीजेपी का। और दूसरी बात ये है, भारतीय जनता पार्टी की सीट चाहे चाहे 2 हो, चाहे चाहे 302 हो, पार्टी के संगठन के काम करने की जो पद्धति है, हर दिन उन्हें क्या करना है, हर महीने उन्हें कितनी बैठक करनी है, हर महीने उन्हें अपने संगठन में क्या किया, उन्होंने कहा क्या उनकी गतिविधियां रही, इसका ब्यौरा उनको अपने अपने नेताओं को देना होता है, और नेता भी काम करता है। तो ये एक सिस्टम है। और जैसे कि एक बड़े नेता थे समाजवादी, वो कहते थे कि राष्ट्रीय पार्टी जो होती है वो राजघराने की बहू होती है, और वो चाहे 2 एमपी हो, चाहे 200 एमपी हो, वो राष्ट्रीय पार्टी ही रहेगी। तो ये बात बीजेपी के बारे में वो कह रहे थे। तो ये चीजें, इस संस्कृति से धनखड़ साहब का कभी कोई कोई वास्ता रहा नहीं। वो जनता पार्टी में रहे, जनता दल में रहे, फिर वो कांग्रेस में रहे। अभी वो तो आए हैं, मुश्किल से 10 साल भी नहीं हुआ उनको बीजेपी में आए हुए। तो बीजेपी की रीति नीति में, बीजेपी के संस्कारों में, बीजेपी की कार्यशैली में रचना बसना आसान काम नहीं है। बीजेपी की राजनीति में कोई भी पैराट्रूपर नहीं होता कि ऊपर आसमान से उतरा और सीधे टिकट पा गया और एमपी एमएलए हो गया, मिनिस्टर बन गया। अपवाद है, अपवाद रहेंगे, हमेशा रहेंगे, लेकिन ये इतना आसान बात नहीं है। लखनऊ में राजनाथ सिंह यहाँ से तीसरी बार एमपी हैं, उनका बेटा नोएडा से विधायक है, उनका छोटा बेटा लखनऊ में बीजेपी में सक्रिय है, लेकिन आज भी जो उसका परिचय है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आज तक जिला भाजपा में उसको कोई पद नहीं दिलवा पाए। ये सोच लीजिए आप। जो लोग कहते हैं ना कि जो है ये परिवारवाद बीजेपी में भी है, राजनाथ सिंह बीजेपी का जिला अध्यक्ष अपने बेटे को नहीं बनवा पाए लखनऊ में। वो यहाँ 15 साल, ये उनका तीसरा टर्म है लोकसभा का। तो इसका मतलब ये नहीं मैं बता रहा हूँ कि ये कोई राजनाथ सिंह की विफलता है। इसका मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि संगठन का एक अनुशासन है, संगठन की एक मर्यादा है, संगठन की एक परंपरा है, जिसका पालन प्राइम मिनिस्टर से लेकर के जिला अध्यक्ष तक सबको करना पड़ता है। कोई उससे मुक्त नहीं है, कोई अपवाद नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी बहुत बड़ा परिवार है, उनके भी 6 भाई हैं, भाई बिल्कुल। हैं, बेटे हैं, भांजे हैं। क्या कोई उनके परिवार का व्यक्ति दूर-दूर से जो उनसे जुड़ा हुआ, क्या गुजरात की भाजपा में सक्रिय है? नहीं है। तो तो बीजेपी का संगठन का जो सिस्टम है, जो वैल्यू सिस्टम है, जो अनुशासन है, जो सिस्टम है, जिससे वो चलते हैं, अपवाद होंगे। ऐसे मुद्दे आप ढूँढ ला सकते हैं कि जिससे आप उनकी आलोचना कर सकें, बिल्कुल करिए। कोई और ये भी बहुत बड़ा भ्रम है कि बीजेपी की आलोचना करोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। अरे भाई, प्राइम मिनिस्टर मोदी को 11 साल से सारे यूट्यूबर इतनी गाली दे रहे हैं, किसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो गई? अंग्रेजी के अखबारों में क्या-क्या छपता है सरकार के बारे में, और झूठ छपता है। और ये अगर केवल बिहार का जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, उसको लेकर के अंग्रेजी अखबारों में कितना झूठा प्रोपेगेंडा चल रहा है, तमाम वेबसाइट्स पर और अंग्रेजी अखबारों में, क्या किया सरकार ने? सरकार ने उसका तो जवाब तक नहीं दिया। तो एक सिस्टम होता है, और भारत, और अब धीरे-धीरे देश के लोगों को ये समझ में आ रहा है कि अ, एक परिवार के व्यक्ति का करिश्मे से देश नहीं चल सकता। देश चलेगा ऐसे नेता से जो साल में 12 महीने, महीने में 30 दिन, 24 घंटे, 365 दिन काम करता हो, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं। ब्रिटेन गए, वहां से मालदीव गए, और मालदीव से सीधे सीधे पहुंच गए तूतीकोडी, वहां तमिलनाडु में। वो इस समय जी हाँ। वहां पे एक मीटिंग को एड्रेस कर रहे हैं। और अभी वो रात में 11 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। कहिए कोई कोई वहां पे 6 लोगों की टीम बैठी हो, और प्राइम मिनिस्टर कहें कि अभी रात 2 बजे तक बैठक चलेगी। ऐसे चलता है देश। तो यहाँ पे व्यक्ति ने एक सिस्टम बनाया, और इस सिस्टम के तहत वो भी जवाबदेह है। ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोई व्यवस्था बनाई, कोई सिस्टम डेवलप किया, और कोई सिस्टम बनाया है, तो उसके अधीन वो स्वयं भी हैं। वो केवल बॉस नहीं है, वो प्रिजाइड तो कर रहे हैं। तो ये सारी बातें धनखड़ साहब को समझ में आनी चाहिए थी। और दूसरा, पॉलिटिक्स जो है, इट्स अ वेरी फाइन गेम।
ये बहुत बारीक चीजें होती हैं। शतरंज की चाल को जो आदमी समझता है, आप एक बात बोलते हैं, आप एक निर्णय लेते हैं, उसके भिन्न भिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न उसके अर्थ होते हैं। तो जिस तरीके से धनखड़ साहब ने शिवराज सिंह चौहान को पब्लिक मीटिंग में, एक समारोह में अपमानित किया, तो ये केवल ये सबको समझ में आ गया कि धनखड़ साहब जो हैं ये किसानों के लिए चिंता व्यक्त नहीं कर रहे हैं, कोई अपना पॉलिटिकल एजेंडा पुश कर रहे हैं। दिल्ली में भड़ास निकाल रहे हैं, भड़ास निकाल रहे कोई हैं। एजेंडा पुश कर रहे हैं, ये बात सामने आ गई थी। तो ये मामला ये अब ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली और लखनऊ के लोग पॉलिटिक्स समझते हैं, आम आदमी भी समझता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के चलते लोगों में जागरूकता बहुत बढ़ी है, और हर व्यक्ति अपने हित की बात पहचानता है, वो चाहे किसी भी जाति मजहब का हो। तो ये सारी बातें हैं जो धनखड़ साहब जो है अपनी पृष्ठभूमि के चलते राजनीति में सही निर्णय लेने में कहीं चूक कर गए, जिसका दुष्परिणाम उनको भुगतना पड़ा अपने पद से इस्तीफा दे करके। वीरेन जी, इनके सामने उदाहरण तो बहुत हैं। खुद प्रधानमंत्री बहुत सादगी से रहते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जब उनको राष्ट्रपति बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन किया, तो वो फोन के आसपास भी नहीं थी। फिर उनके एक करीबी को फोन किया गया उनको मैसेज पहुंचाने के लिए। पता चला कि ये खबर सुनने के बाद भी अगले दिन दिल्ली रवाना होने से पहले वो मंदिर गई और मंदिर में झाड़ू पोछा लगाया। यानी इतना सादगी का जीवन। एक मुझे किस्सा याद आ रहा है डॉक्टर कलाम का। वो एनडीटीवी का कोई प्रोग्राम था शायद, जिसमें वो मंच पर विराजमान थे, और जब कार्यक्रम की लगभग समाप्ति हो रही थी तो वो चलने लगे, धन्यवाद वगैरह हो गया था, और बरखा ने या किसी दूसरे आदमी ने एक सवाल पूछ लिया उनके चलते चलते। तो वो वापस जाकर के डायस पर उसी में कुर्सी पर नहीं बैठे, वहीं मंच पर ही, पोडियम पर ही, नीचे जमीन पर ही बैठ गए और वहीं बैठ करके सवाल का जवाब दिया। और ये भी सब जानते हैं कि राष्ट्रपति भवन में सैकड़ों कमरे हैं, लेकिन वो किसी एक कमरे में रहते थे, सादगी के साथ रहते थे। एक तरफ तो ये उदाहरण सामने है, और दूसरी तरफ धनखड़ साहब के बारे में सुना जा रहा है कि इन्होंने तो फ्लीट से लेकर के प्रोटोकॉल तक सरकारी मंत्रालयों में, महकमों में अपनी तस्वीर लगाने की मांग कर डाली थी। तमाम तरह की उनकी डिमांड्स थी। ये सब क्यों? और प्रोटोकॉल में भी अगर हम देखें तो ठीक है, प्रोटोकॉल है कि पहले स्थान पर राष्ट्रपति, दूसरे पर उपराष्ट्रपति, तीसरे पर प्रधानमंत्री। लेकिन प्रैक्टिकली क्या ये सही प्रोटोकॉल है? सही प्रोटोकॉल ये है कि पहले नंबर पर प्रधानमंत्री, दूसरे नंबर पर राष्ट्रपति और तीसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति, क्योंकि तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की मीटिंग प्रधानमंत्री करते हैं। सीडीएस की, एनएसए की, डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग प्रधानमंत्री करते हैं, और कार्यकारी शक्तियां सारी प्रधानमंत्री के और कैबिनेट के पास हैं। राष्ट्रपति वो करती हैं या करते हैं जो कैबिनेट कहती है या प्रधानमंत्री चाहते हैं। तो इनको इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई थी अपने बारे में, और तो फिर इन्होंने जिस सोचा कि जो जिस हायरार्की की बात आप कर रहे हैं, पहले यही था, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री फिर उपराष्ट्रपति। लेकिन ये परिवर्तन हुआ है नेहरू के जमाने में। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति रहे हैं, नेहरू जी चूंकि राधाकृष्णन उनके बड़े प्रिय थे, चूंकि वो बड़े कम्युनिस्ट थे, मार्क्सवादी थे, तो नेहरू जी उन्हें राष्ट्रपति बनवाना चाहते थे, और राजेंद्र प्रसाद को जो है दोबारा राष्ट्रपति बनाना पड़ा। इस नाते 5 साल विलंब हो गया। तो राधाकृष्णन को समझाने के लिए और उनको शांत करने के लिए, उनके क्रोध को शांत करने के लिए इस प्रोटोकॉल में परिवर्तन नेहरू ने किया था, और उपराष्ट्रपति को जो है नंबर 2 पावदान पे रख दिया, प्रधानमंत्री को नंबर 3 पे कर लिया। तब से ये परंपरा चली आ रही है, लगभग 60 साल से ऊपर हो गया है। तो ये प्रोटोकॉल यही था। और ये जो बात आप कह रहे हैं कि उन्होंने क्या-क्या मांग की, उनकी फोटो लगनी चाहिए, क्या-क्या होना चाहिए, मैंने आपसे बताया ना कि जो जिस राजनीतिक पृष्ठभूमि से वो आए हैं,
वहां पर एक प्राइम मिनिस्टर मोदी भी कहते हैं भाई मैं भी जो हूँ बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। ये बीजेपी में ये परंपरा नहीं है कि जो मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो वो कोई भाग्य विधाता हो जाए सबका। ऐसी परंपरा बीजेपी में नहीं रही है अ, और कभी नहीं रही है। अटल जी तो लखनऊ के एमपी रहे हैं। मैंने 91 से लेकर 2004 तक के उनके हर इलेक्शन को कवर किया है। अटल जी एज ए प्राइम मिनिस्टर जब पीएम भी थे 2004 तक, तब भी हम लोकल रिपोर्टर थे और बड़े सहज भाव से उनसे मिल लेते थे। तो अटल जी सबसे मिलते थे, लेकिन ये नहीं था कि जो अटल जी ने कह दिया वही अंतिम है। वो भी सबसे बात करते थे और अंततः जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में होता था, जो लार्जर पार्टी इंटरेस्ट में होता था, वही निर्णय पार्टी में होता था और उसमें बहुत लोग नाराज भी होते थे। लेकिन अंततः जो आम सहमति है वही प्रिवेल करती थी, यही परंपरा थी और मोदी युग में भी यही परंपरा है। ऐसा नहीं है कि वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को कोई आइडिया आया, उन्होंने खट से फोन उठाया, इंटरकॉम पे आदेश दिया कि अभी लागू हो जाए। ऐसा नहीं होता है बीजेपी में भी आज भी, कभी नहीं हुआ, आज भी नहीं होता है। मोदी कोई तानाशाह नहीं है, ये भ्रम बना दिया गया है। मोदी केवल केवल इज ए टफ टास्क मास्टर। मोदी की टीम में अगर रहना है तो काम करना होगा और अनुशासन के साथ काम करना होगा, टाइम बाउंड फ्रेम में काम करना होगा और दाएं-बाएं प्राइवेट प्रैक्टिस की जो आदत है कांग्रेस कल्चर में दलाली वाली, वो सुविधा नहीं मिलेगी। काम करना होगा और पब्लिक जनता की निगाह में आपको हमेशा पाक-साफ साबित करना होगा। अगर गड़बड़ हो गए तो भाई फिर आप उस टीम में रह नहीं पाएंगे। इसलिए ये माहौल बना दिया गया कि साहब ये तो तानाशाह हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, जीएसटी के बारे में कहा जाता है कि ये नरेंद्र मोदी की तानाशाही है। जी 1995 में नरसिम्हा राव साहब प्राइम मिनिस्टर थे और डंकर ड्राफ्ट पे साइन हुए थे मोरक्को की राजधानी मराकेश में। तब डब्ल्यूटीओ अस्तित्व में आया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसमें ये निर्णय हुआ था कि भारत भी जीएसटी लागू करेगा। अटल जी के समय जीएसटी का बिल ड्राफ्ट हो गया था, 2004 में सरकार चली गई। तो उसके बाद 2005 में 5-6 के बजट सत्र के दौरान पी चिदम्बरम कांग्रेस के वित्त मंत्री ने इस बिल को लोकसभा में पेश किया था। और उस समय चूंकि ये मामला सारे राज्यों से संबंधित था, सारे राज्यों को अपने कर लगाने के अधिकार वो केंद्र सरकार को सौंप रहे थे, तो मामला संसदीय समिति को सौंप दिया गया। ये मामला वहां 12 साल पड़ा रहा। जब मोदी जी पीएम बने 2014 में, तो 17-18 के ईयर में ये बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो गया आम सहमति के आधार पर, क्योंकि संसदीय समिति में सहमति बन चुकी थी और 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया और सारी पार्टियों ने इसका समर्थन किया था। और आपको याद होगा 30 जून की रात को 12 बजे ये बिल लागू हुआ था। एक समारोह भी हुआ था संसद के केंद्रीय हॉल में, जिसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। तो ये कहते हैं कि साहब ये तो मोदी की जो है तानाशाही है। मोदी की तानाशाही नहीं है भाई, सारे राज्यों के वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल के मेंबर हैं और जो भी फैसले वहां होते हैं वो आम सहमति से होते हैं, सबकी सहमति से होते हैं और सबका एक ही फोकस रहता है कि जो राज्य के जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं, जो राज्य के वित्तीय हित हैं और जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए और जो भी निर्णय हो वो देश की अर्थव्यवस्था के हित में और जो उपभोक्ता के हित में हो, ताकि उनके ऊपर करों का अधिक भाव ना का बोझ ना पड़े। अब इस समय फिर जीएसटी का रिव्यू होने जा रहा है। अमित शाह मीटिंग करने वाले हैं और बड़ी उसमें ओवरऑलिंग आमूलचूल परिवर्तन की बात है। तो अमित शाह सबसे मिल रहे हैं ना। उसमें उसमें केरल की कम्युनिस्ट पार्टी की भी सरकार है, उसमें बंगाल की तृणमूल कांग्रेस भी है, उसमें तमिलनाडु की डीएमके भी है, उसमें उसमें जो है तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल की कांग्रेस सरकार भी है। तो ये सब ये जो अपोजिशन के नेताओं ने माहौल बना दिया कि साहब तानाशाही है, ये सब एकदम सिरे से झूठी बातें हैं, फर्जी बातें हैं, इनका कोई आधार नहीं है। लेकिन जो जवाबदेही का जो मानक है वो मोदी जी के राज में थोड़ा कड़ा हो गया है, तो ये लोगों को रास नहीं आ रहा है। बीजेपी के लोग भी बहुत दुखी हैं, चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल में हो
चाहे कुछ राज्यों के नेता हों, वहाँ भी शिकायत है कि साहब ये ये तो बहुत ज़्यादा सख्ती हो रही है। ये मामला है। तो धनखड़ साहब जो है, चूँकि इस संस्कृति से ज़्यादा परिचित नहीं थे, रचे-बसे नहीं थे, अनुभव नहीं था और व्यावहारिक जीवन में कैसे बीजेपी में काम किया जाता है, उनको शायद ये समझ नहीं रही होगी और उनको लगा कि मैं तो उपराष्ट्रपति हो गया हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो यही उनका जो कैलकुलेशन है, उनके लिए भारी पड़ गया। वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना समय निकालने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।